वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 9 का लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सोलर एनर्जी, फिर है आपका विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास, बायोफ्यूल, बायोगैस। इन तीनों का डिफरेंस समझेंगे हम लोग। बायोमास, बायोफ्यूल और बायोगैस में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन, और आखिर में पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेक्चर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए पहले पढ़ेंगे हम लोग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की अगर बात की जाए तो सोलर एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में जो सबसे पहला मिशन किया गया था सोलर एनर्जी के लिए, वो था आपका नेशनल सोलर मिशन। इंडिया में जो सबसे पहला मिशन बनाया गया था सोलर, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। चलिए पहले फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सोलर एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही थी। सोलर एनर्जी होता क्या है? सोलर एनर्जी अगर बात की जाए तो सोलर एनर्जी जो सन से हम लोग एनर्जी लेते हैं उससे कहा जाता है आपका सोलर एनर्जी। तो इंडिया में सबसे पहला जो सोलर एनर्जी पे काम किया गया था वो था आपका नेशनल सोलर मिशन। तो नेशनल सोलर मिशन में एम किया गया था कि सन की जितनी भी एनर्जी है, क्योंकि इंडिया देखिए एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो हम लोग को बहुत सारा सनलाइट मिलता है ऑल ओवर द ईयर। तो ये ट्राई किया गया था नेशनल सोलर मिशन में कि सनलाइट जितना भी आता है उससे हम लोग कैपेसिटी को यूज कर सके और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इसलिए एम बनाया गया था कि इंडिया में 2022 तक 100 गीगावाट्स एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे थ्रू सन। इसको 100 गीगावाट्स को दो हिस्से में डिवाइड किया गया। एक था आपका 40 गीगावाट और दूसरा था आपका 60 गीगावाट। पहला जो 40 गीगावाट है वो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम सोलर पैनल्स। आपको पता होगा कि बहुत जन के घर के छत पे आप देखेंगे कि सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं सोलर पैनल्स, ऐसे शेप में रहते हैं और सनलाइट जब वहां पर सोलर पैनल में पड़ता है तब वहां से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो सब है सोलर पैनल्स। तो 40 गीगावाट सोलर पैनल से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और बाकी के जो 60 गीगावाट है वहां हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट दूसरे कोई भी एनर्जी पावर प्रोजेक्ट जैसे ही होते हैं। यहाँ पर दूसरा जैसे कोल पावर प्रोजेक्ट, कोल फैक्ट्री, ये सब पे क्या किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पर यहाँ पर क्या सन को यूज किया जाएगा, सोलर पावर का यूज किया जाएगा फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, सोलर पावर प्रोजेक्ट तो गुजरात में, और उसकी कैपेसिटी कितनी है 30 गीगावाट्स। ये याद रखिएगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और सबसे ज्यादा इंडिया में अगर देखा जाए सोलर पावर कैपेसिटी कहाँ पर है तो वो है आपके गुजरात में। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ पर है वो भी है गुजरात में, और सबसे ज्यादा कैपेसिटी कहाँ पर है तो वो भी है आपके गुजरात में। सोलर एनर्जी के बाद हम लोग देखेंगे विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि हवा चलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे कहा जाता है आपका विंड एनर्जी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए आपका यूज किया जाता है विंड मिल्स। जैसे कि देखिए विंड मिल्स क्या होता है, आप कभी कोस्टल एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको जरूर विंड मिल्स देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे कि काफी लंबा एक कुतुब मीनार क्या बताए कि बहुत लंबा एक रॉड रहता है, उसके ऊपर एक पंखा जैसा रहता है, इसे कहा जाता है आपका टरबाइन। जो ये पूरा मशीन होता है, ये जो गोल बॉक्स होता है इसे कहा जाता है आपका टरबाइन, और इसको कहा जाता है आपका विंड मिल।
तो जब भी आपका हवा चलता है तो क्या होता है, हवा इन ब्लेड्स पे लगते हैं और ये ब्लेड्स आपके रोटेट करते हैं। जब ये ब्लेड्स आपके रोटेट करते हैं तब आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो एनर्जी इस पोल के थ्रू नीचे इलेक्ट्रिसिटी सेंटर में जाता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कहते हैं विंड एनर्जी। तो इसके लिए आपका विंड मिल चाहिए होता है और ये कहाँ पर होता है, ये ज्यादातर आपके कोस्टल एरियाज में होता है। कोस्टल एरियाज में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहां पर जो हवा होता है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है और आपको पता ही है यहाँ पर आपने देखा कि हवा चाहिए होता है ताकि इन टरबाइन्स को घुमाया जा सके। हवा का जो मिनिमम स्पीड होता है ताकि ये विंड मिल्स काम कर सके वो है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि हवा का जो मिनिमम स्पीड रहता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 15 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट विंड कैपेसिटी किसका है, तो वो है आपका तमिलनाडु। इंडिया में हाईएस्ट विंड कैपेसिटी किसका है, तमिलनाडु। और नीदरलैंड्स जो है, नीदरलैंड्स को कहा जाता है लैंड ऑफ विंड मिल्स, क्योंकि आप नीदरलैंड्स कभी जाएंगे या फिर आप देखेंगे वहां पर घूमने के जो जगह है तो ज्यादातर आपके विंड मिल्स के बहुत करीब है और वहां बर्ड सीनरी काफी अच्छा होता है। तो नीदरलैंड्स को क्या कहा जाता है, नीदरलैंड्स को कहा जाता है लैंड ऑफ विंड मिल्स। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर बात किया जाए, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो है आपका पानी। और पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो है आपका कोल। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एक रफ आइडिया कर लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा पर मतलब नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए डैम बनाया जाता है, कोई रिवर जब फ्लो करता है, ये मान लीजिए रिवर है, रिवर फ्लो करता है तो उसके सामने आपका डैम बना दिया जाता है। जब रिवर का फ्लो को रोकने के लिए डैम बनाते हैं तो क्या होता है, रिवर का जितना पानी है वो एक जगह पे जमते रहता है, एक जगह पे वो जमते रहता है। और उसके बाद क्या होता है, एक जगह बनाया जाता है डैम के अंदर जहां से आपका पानी को छोड़ा जाएगा। मान लीजिए ये जगह बनाया गया जहां से आपका जितना पानी जमाया गया उसको छोड़ा जाएगा और ये आपके डैम के नीचे के तरफ होता है क्योंकि नीचे के तरफ पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है तब इस एरिया को खोल दिया जाता है और यहाँ से आपका पानी बहुत स्पीड से नीचे गिरने लगता है और नीचे आपके टरबाइन्स होते हैं। तो ये फिर से वही सेम चीज होता है, पानी जब बहुत स्पीड से नीचे गिरता है तो ये टरबाइन्स घूमने लगते हैं और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिसएडवांटेजेस काफी सारे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत सारा बारिश हो गया तो ये जितना भी पानी है ये ओवरफ्लो कर जाएगा और यहाँ पर पूरा फ्लड का सिचुएशन आ जाता है। या फिर मान लीजिए कि डैम्स जो पानी को पकड़ा हुआ है, डैम्स में अगर कोई ब्रेक आ गया तो फिर डैम्स में अगर कुछ ब्रेक आ गया तो फिर वहां पर भी फ्लड हो सकता है या फिर दूसरा कोई डिजास्टर हो सकता है। अब देखिए अगर मान लीजिए फ्लड का सिचुएशन नहीं आया और मान लीजिए उस साल बारिश कम पड़ा है, फिर प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तब जितना प्रेशर चाहिए होता है इस टरबाइन को घुमाने के लिए उतना प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और एनर्जी उतना प्रोड्यूस नहीं कर हो सकेगा। तो डैम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उनमें से दो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया कि ज्यादा बारिश हो गया तो फ्लड होगा और अगर कम बारिश हो गया तो यहाँ पर टरबाइन्स घुमाने के लिए हमारे पास इनफ वाटर नहीं रहेगा। तो ये था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन मेनली यूज किए जाते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था आपका सोलर एनर्जी। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग को क्या याद रखना है? सबसे पहला कि हमारे इंडिया में जो सोलर पावर को बचाने के लिए क्या किया गया था? तो नेशनल सोलर मिशन। इस नेशनल सोलर मिशन में जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन था उसे हम लोग ने एम किया था 100 गीगावाट। इस 100 गीगावाट को दो हिस्से में डिवाइड किया गया था। एक था आपका 40 गीगावाट्स और दूसरा था आपका 60 गीगावाट। 40 गीगावाट्स कहाँ से होगा? तो 40 गीगावाट्स हम लोग लेंगे रूफटॉप से। रूफटॉप पैनल, जो रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं वहां से। और 60 गीगावाट्स हम लोग कहाँ से लेंगे? तो 60 गीगावाट्स हम लोग लेंगे सोलर पावर प्रोजेक्ट से। सोलर पावर प्रोजेक्ट से हम लोग बाकी 60 गीगावाट्स लेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा जो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? तो वो है आपके गुजरात में। उसकी कैपेसिटी कितनी है? वो है 30 गीगावाट्स। और अगर देखा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा सोलर पावर किसके पास है? सोलर कैपेसिटी तो वो भी है आपका गुजरात। तो ये हम लोग का जो सोलर पावर का था, सोलर एनर्जी, वो हो गया। सोलर एनर्जी नेशनल सोलर मिशन दो हिस्से में डिवाइड किया गया 100 गीगावाट्स को। एक है 40 गीगावाट, दूसरा है आपका 60 गीगावाट्स। 40 गीगावाट्स 40 गीगावाट्स जो है उसे हम रूफटॉप से लेंगे और बाकी जो 60 गीगावाट्स है उसके लिए हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सबसे बड़ा अगर इंडिया में देखा जाए और दुनिया में देखा जाए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो गुजरात में हो रहा है। वो कितना है? 30 गीगावाट्स। और सोलर कैपेसिटी इंडिया में हाईएस्ट कहाँ पर है? तो वो है आपके गुजरात में। अब चलिए विंड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी कहाँ से होता है? तो इसके लिए क्या बनाया जाता है? तो इसके लिए बनाया जाता है आपका विंड मिल्स। विंड मिल्स में जो मिनिमम स्पीड होता है विंड का, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके, वो कितना है आपका? 15 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में हाईएस्ट कैपेसिटी कौन से स्टेट का है? तो वो है आपका तमिल। और नीदरलैंड्स को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड्स को कहा जाता है आपका लैंड ऑफ विंड। तो ये था हमारे मेनली सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोमास के बारे में। तो बायोमास क्या होता है?
बायोमास आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि क्रॉप्स काटने के बाद जो हिस्से बच जाते हैं उनमें से, या फिर टिम्बर में से, या फिर आप लोग देखेंगे शुगर केन में, जो शुगर केन जूस हम लोग बाहर जाके खरीदते हैं, तो शुगर केन जूस यूज करने के बाद शुगर केन बच जाता है। इन सब में से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है और इन सब को ही कहा जाता है बायोमास, जिनसे प्रोड्यूस हो सकता है आपका एनर्जी, तो इन्हें कहा जाता है आपका बायोमास। फिर पढ़ेंगे हम लोग बायोफ्यूल के बारे में। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल होता है आपका रिन्यूएबल लिक्विड और गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे मतलब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट में से तेल निकाला जाता है और इस तेल में से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लीजिए, जो पोलर रीजियंस होते हैं वहां पर आपके जो सील्स है उनको मारा जाता है। और सील्स को क्यों मारा जाता है? ताकि इनमें जो फैट है, इस फैट को वो लोग बर्न करते हैं और इस फैट को जला के वो लोग गर्म रहते हैं। पोलर रीजियंस में जो लोग रहता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बायोफ्यूल। या फिर आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में से भी ऑयल निकाला जाता है। या फिर आपके घर में अगर आपने कभी चिकन खाया होगा तो आप देखोगे कि चिकन जब बनाया जाता है तब उसमें ज्यादा ऑयल ऐड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चिकन पकाते हैं तो उसके अंदर से भी ऑयल निकलता है। तो ये है आपका बायोफ्यूल, जो कि आपका रिन्यूएबल लिक्विड और गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बायोगैस। बायोगैस तो आप सबने पढ़ा ही होगा या फिर आपने सुना तो जरूर होगा। बायोगैस क्या है? तो हम लोग जो बायोलॉजिकल वेस्ट में से आपका एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे कहा जाता है आपका बायोगैस। इसलिए बायोलॉजिकल वेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है एनर्जी, इसे बायोगैस कहते हैं। और इसका फेमस और दूसरा नाम है वो है आपका गोबर गैस। नाम है आपका गोबर गैस। तो बायोगैस के बारे में अगर बात किया जाए तो जो गोबर होता है या फिर बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उनमें आपका बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है। जब बैक्टीरिया ऐड करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करती है? गोबर के साथ या फिर बायोलॉजिकल वेस्ट के साथ मिलके उसे डिकम्पोज करना स्टार्ट करती है। वेस्ट को डिकम्पोज करना स्टार्ट करती है और डिकम्पोज करने पे क्या होता है? डिकम्पोज करने पे वहां पर आपका प्रोड्यूस होता है मीथेन, गैस होता है मीथेन। जैसे आप देखेंगे कि आप टॉयलेट जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे जहां पर बायोलॉजिकल वेस्ट मिलता है, या फिर पब्लिक टॉयलेट्स में, तो आपको बहुत एक गंदा स्मेल आता है। वो स्मेल क्या होता है? वो होता है आपका मीथेन। और फिर इस मीथेन को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये मीथेन प्रोडक्शन होता है, उसी को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिर गोबर में से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है उस हिस्से को कहा जाता है आपका स्लरी। और ये स्लरी यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। फिर उस वेस्ट को यूज किया जा सकता है एज अ फर्टिलाइजर। तो ये है आपका बायोगैस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों का हम लोग डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ लें। तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग तीनों का नाम लिख लेंगे। एक सेकेंड। ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसको तीन हिस्से में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा है आपका बायोमास। बायो
मास, फिर आपका बायो फ्यूल, और तीसरा आपका बायो तो सबसे पहले अगर बायोमास की बात की जाए, यहाँ पर आपको कौन सा बात याद रखना है? मास। मास से मतलब क्या होता है? जो भी मटेरियल हमारे अंदर होता है उसे कहा जाता है आपका मास। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे क्या हो गया आपका? हो गया यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया आपका जैसे वुड हो गया, लीव्स हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये क्या हो गया आपका? बायोमास। दूसरा है हम लोग का बायोफ्यूल। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? फ्यूल। तो यहाँ पर रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस। तो हम इंसानों में से, ऑर्गेनिक मटेरियल में से, जानवरों से जो आपका रिन्यूएबल ऑयल और गैस प्रोड्यूस किया जाता है उसे कहा जाता है आपका बायोफ्यूल। और फिर आता है बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है? आपका जो वेस्ट होता है प्लस बैक्टीरिया गिव्स मीथेन। तो ये मीथेन हम लोग को चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और मीथेन क्या होता है? मीथेन इज अ गैस। तो बायोगैस से आप याद रख सकते हो कि गैस जहां पर प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है बायोगैस। तो आई होप ये तीनों आपको डिफरेंस समझ में आ गया और एग्जाम में आप इन तीनों में गलतियां नहीं करोगे। तो मास क्या होता है? हमारे बॉडी में से, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बॉडी में से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है वो है आपका बायोमास। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल में फ्यूल ऐड किया गया है, मतलब हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से जो आपका ऑयल या फिर गैस प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है बायोफ्यूल। और बायोगैस क्या होता है? जहां पर आपका मीथेन यूज किया जाता है। जो वेस्ट होता है, वेस्ट में आपका बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है और वो जो मीथेन प्रोड्यूस किया जाता है उस मीथेन के गैस से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हो गया आपका बायोगैस। तो ये थे तीन। अब पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आपके एनवायरनमेंट में काफी मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस होता है। मतलब हाइड्रोजन को प्योर फॉर्म में मिलना काफी मुश्किल होता है। जैसे सबसे कॉमन है कि हाइड्रोजन आपके पानी के साथ मिलता है। पानी का फॉर्मूला क्या है आपका? H2O। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करके वाटर बनता है। तो यही मुश्किल होता है हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव गैस होता है। और हाइड्रोजन जो है दैट कैन बी यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स, बट वो तभी यूज किया जा सकता है जबकि वो प्योर फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ पर ओनली H, सिर्फ जब आपका हाइड्रोजन रहेगा तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा गैस है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, क्योंकि इससे ना ही आपका पॉल्यूशन होता है और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है। और इसका कारण क्या है? जब हम लोग हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तब ये आपका हाइड्रोजन कंप्लीटली बर्न हो जाता है। बर्न्स कंप्लीटली, मतलब हाइड्रोजन को बर्न करने के बाद कुछ उसका वेस्ट नहीं बच जाता है। इसलिए ये आपका ना ही पॉल्यूशन कॉज करता है और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हाइड्रोजन में एक ही चीज बहुत मुश्किल है कि हाइड्रोजन को प्योर फॉर्म में पाना
मुश्किल होता है, नहीं तो अर्थ में इसका अबंडेंट सोर्स है हाइड्रोजन का। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी अगर कहा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके के होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिशन और एक होता है आपका फ्यूजन। फिशन में क्या किया जाता है, फिशन में आपका जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से अटैक किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये बड़ा मॉलिक्यूल जो है दो छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, दो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। और इससे जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसे कहा जाता है आपका फिशन। तो एग्जाम में तो इतना ही आता है, पर मैं थोड़ा और बता देता हूँ क्योंकि पता नहीं यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या आ जाए, और किताब में भी ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अच्छा होगा कि आप लोग भी ये इंफॉर्मेशन जान लो। इसके बाद के प्रोसेस अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। एनर्जी जब प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर चेंबर में ऐड किया जाता है आपका CO2, चेंबर में ऐड किया जाता है आपका CO2 गैस। ये CO2 गैस क्या करता है, ये CO2 गैस जब इस एनर्जी के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये गर्म हो जाता है। ये CO2 गैस जब गर्म हो जाता है तो CO2 आपके ऊपर के तरफ जाता है और ये कांटेक्ट में आता है विथ वाटर। जब बहुत गर्म कोई चीज को आप पानी के साथ कांटेक्ट में रखोगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा आपका स्टीम। और फिर इस स्टीम को आपका पास किया जाता है ताकि ये टरबाइन्स को घुमा पाए। टरबाइन्स आई होप आप लोग को तो पता चल गया होगा कि टरबाइन्स क्या है, और ये जब टरबाइन्स को घुमाती है तब एनर्जी आपका प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये है आपका फिशन का पूरा प्रोसेस। फिशन में क्या किया जाता है, ऐसे डिविजन किया गया, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब गर्म हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पानी के कांटेक्ट में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना गर्म होता है कि पानी को वो स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये स्टीम आपके रोटेट करता है टरबाइन्स, जहां से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है आपका फिशन। और दूसरे में हम लोग आएंगे तो वो है आपका फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, ठीक इसको उल्टा होता है। फ्यूजन में दो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स को आपका ऐड किया जाता है ताकि यह एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा सके, और इससे आपका एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जो एनर्जी का सोर्स होता है या फिर एनर्जी प्रोडक्शन इस रिएक्शन से होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं और उससे जो रिएक्शन होता है उससे आपका एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पर ये आपका कंट्रोल लेवल नहीं है, मतलब इसको जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। फिशन जो है, फिशन को कंट्रोल कर सकते हैं पर फ्यूजन को लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसे आपका कॉमर्शियल पर्पस या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जा सकता। और ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है सन में हम लोग देखते हैं इतने ब्राइट तरीके से जलता है, तो सन में क्या होता है, सन में होता है आपका फ्यूजन रिएक्शन, जिसके लिए वो इतना गर्म रहता है और हम लोग को रोशनी पहुंचाता है। तो ये था आपके रिन्यूएबल एनर्जी। इसके साथ हम लोग का यूनिट 9 जो है वो खत्म होता है, और सिर्फ एक ही यूनिट बाकी है हम लोग का, जो कि है आप लोग का यूनिट 10। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ नाइस डे।